हेलो दोस्तों, कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। बीएसईबी 10th मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को बीएसईबी 10th का पहला चैप्टर प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले वाले क्लास में हमने बीएसईबी 10th वास्तविक संख्या का जो है पूरा इसका थ्योरी बता दिए थे। तो वो क्लास अगर नहीं देखे तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, पहले उसको देखिए, उसके बाद इस क्लास को देखने के बाद आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए आज हम प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 में है एचसीएफ निकालने के लिए, और कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इन सब संख्याओं का एचसीएफ निकालिए। एक नंबर में है 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालिए। तो हमने पिछले वाले क्लास में आपको बता दिए थे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका क्या होता है। प्रमेयिका को अगर स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो उसको एल्गोरिथम बोला जाता है। जैसे इसमें भी हम बताते हैं, आप देखिए समझ जाइएगा। जैसे 135 है और 225 है, तो यहाँ पे लिखेंगे सवाल नंबर 1 का हल। यहाँ पे ऊपर में एक लाइन लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। और देखिए 135 और 225 में जो सब इस दोनों में जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे। तो देखिए 135 से बड़ा है 225, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बराबर 225, बी बराबर लिख देंगे 135, ठीक। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का तभी हम प्रयोग कर सकते हैं जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, तभी होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला बताए थे, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ठीक है। अब देखिए 225 और 135 का एचसीएफ पहले साइड में निकाल कर आप लोग समझ लीजिए कैसे निकाला जाता है। जैसे 225 है, 135 से इसमें भाग लगाना है, तो 135 को 2 बार देंगे तो ये हो जाएगा 270, और यहाँ पे एक 225 ही है तो 2 बार तो नहीं जाएगा, 1 बार दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 135। तो 225 में से 135 को घटाना है, तो ऐसा करते हैं 225 में से 125 को घटा लेते हैं, कितना बचा 1 बचा। इधर 10 कम हम घटाएं, 100 बचा था, इधर हम 10 कम घटाएं तो यहाँ 90 बचेगा। नहीं तो ऐसे घटा लीजिए, आपको जैसे होता है वैसे। 5 में से 5 गया 0, यहाँ देखिए 12 में से 3 गया 9, यहाँ पे तो कट गया या 0 लिख सकते हैं। अब देखिए 90 बचा, तो इसी को बोले थे ना स्टेप बाय स्टेप लिखने के लिए। इसको ए माने हैं, इसको बी माने हैं, ये हो गया क्यू हो गया, ये जो शेष बचता है इसको आर मानते हैं। तो बस इसको इस फॉर्मूला पे लिखना है। यहाँ पे देखिए कितना है, ए बराबर 225 बराबर बी का मान कितना है 135 गुने एक बार में भाग दिए थे, शेष कितना बचा है 90। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर नहीं है 0, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू। तो आर अभी 0 के बराबर नहीं हुआ है, ये है आर, देखिए 90, तो 90 तो अभी 0 के बराबर नहीं है, ये 90 है। तो अगर 0 नहीं होगा तो अभी स्टेप इसका चेंज करेंगे, इसको लिख देंगे हम स्टेप 1, ठीक है। तो आर बराबर 0 नहीं आया है तो नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे, तो अब लिखेंगे स्टेप 2। यहाँ पे आप फिर लिख सकते हैं ये वाला फार्मूला, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। नहीं लिखना चाहते हैं डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, तो चलिए लिख देते हैं ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे तो 90 शेष बचा है, अभी 0 नहीं बचा है, तो तब तक भाग देंगे जब तक कि शेष 0 नहीं बच जाएगा। तो अब देखिए ये 90 बन जाएगा आपका बी और 135 बन जाएगा आपका ए। देखिए इस आर को हम मिटा देते हैं, आप समझ गए होंगे। तो अब 135 को यहाँ पे दे देंगे, तो 135 अब बन गया ए। अब देखिए 90 से भाग देंगे तो 2 बार देंगे तो 180 हो जाता है, तो 1 बार भाग देते हैं, तो यहाँ कितना बचा 90। 135 में से 90 गया, शायद 45 बचता है। अब देखिए
तो ये हो गया अब R, ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया Q। तो अब फिर इस फार्मूला आप उसको बैठा देंगे। तो अब A कौन है, ये वाला अब A बन जाएगा। तो 135 बराबर B कितना है 90, कितनी बार भाग दिए थे, एक बार, शेष कितना बचा 45। तो अभी भी R 0 नहीं हुआ है, ठीक है। तो स्टेप चेंज करेंगे, फिर लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 में फिर आप ये फार्मूला लिख दीजिए। ये फार्मूला नहीं भी लिखेगा तो भी डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। तो A बराबर B Q प्लस R, ये तो फार्मूला होता ही है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक। अब 45 के लिए A कौन बन जाएगा, ये 90 बन जाएगा A। 45 दूनी 90, ये पूरा पूरा कट गया, शेष 0 बच गया। तो अब तो ये A ये हो गया, B 45 है, Q है 2 और R तो ये है, R बराबर 0 बचा है। देखिए अब इस फार्मूला पे लिखते हैं, 90 बन गया। अब इसके लिए A, B कितना बचा 45, कितनी बार दिए थे 2 बार, शेष कितना बचा 0। तो यहाँ पर अब लिखेंगे R बराबर 0। तो R 0 जब हो जाएगा तो स्टेप हमारा ख़त्म हो जाएगा और HCF हमको मिल जाएगा। वैसे तो HCF आप लोग ऐसे निकालते होंगे बचपन में, तो HCF तो यहाँ पे भी निकल रहा है। HCF बराबर यहाँ पे 45 तो आ गया। तो यहाँ पर भी देखिए, जब स्टेप ख़त्म हो जाए, लास्ट स्टेप, जिस स्टेप में शेष हमको 0 बचेगा, तो उस स्टेप में जो B होगा, B वो होता है HCF। और आप अगर ऐसा नहीं भी करते, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में इसी तरह से लिखिएगा तभी आपको नंबर मिलेगा। ऐसे बनाइएगा तो नहीं देगा इसका नंबर, ठीक है। तो आप चाहे तो इसको साइड में करके देख सकते हैं ऐसे, ये रफ काम के लिए। तो अब यहाँ पे लिख देंगे, अतः कितना बताया था 225 और 135 का HCF बराबर कितना निकला है 45। इसको आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो ये प्रश्नावली 1.1 का ये पहले नंबर का सवाल था, जिसमें कि ऊपर में बोल रहा है, इसका हेडिंग है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निम्नलिखित संख्याओं का HCF निकालिए, जिसमें कि आपको 3 सवाल है, 135 और 225 का HCF, 196 और 38 220 का, और तीसरा है 867 और 255 का। तो इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम दूसरा बताएंगे कि दूसरा कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं, तब तक आप नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं यहाँ से। और एग्जाम में आपको जैसे लिखे हैं इसी तरह से बनाना होगा। अगर ये लिखना चाहते हैं तो आप साइड में लिख के देख सकते हैं कि कैसे होता है, लेकिन आपको इसी फॉर्मूला पे पुट करना होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और प्रमेयिका में आपको और अंतर समझ में आ गया होगा कि अगर प्रमेयिका को स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो उसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे सवाल नंबर 2, इसको फिर लिखेंगे हर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यहाँ तक लिख देंगे वैसे ही। उसके बाद देखिए इसमें 2 नंबर में सवाल क्या है, 196 और 38 220। तो इसमें A जो बड़ा होगा उसको मानेंगे, तो 38 220, अब B कितना हो गया 196, ठीक है। अब इन दोनों में जो बड़ा होगा उसको तो A माने हैं, जो छोटा होगा उसको B मानेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे स्टेप 1, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो फार्मूला आता है वो लिख देंगे, A बराबर B³ प्लस R। तो चलिए पहले साइड में भाग दे के देख लेते हैं कितना बार में ये कटता है, क्या होता है। 38 220 में भाग लगाते हैं किसका 196 का। तो देखिए 196 लगभग 200 के बराबर है, तो पहले यहाँ पे लगाएंगे, तो 2 बार में लगाएंगे तो 400 हो जाता है। ये 2 बार में शायद नहीं जाएगा, तो 1 बार में लगाते हैं 196। अब देखिए 6 में 6 जोड़ेंगे 12, 10 में 8 जोड़ेंगे 18, उसके बाद 2 में 1 जोड़ेंगे 3। हम जोड़ते नहीं, घटाते नहीं, जोड़ देते हैं।
चलिए एक बार बताते हैं ये कैसे करते। देखिए ऐसे अगर इसमें से एक पैसा लीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 10 2 12, 12 में से 6 गया 6, उसके बाद यहाँ पे 7 बचा, एक पैसा लिए हम 17, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 2 बचा, 2 में से 1 गया 1। नहीं तो देखिए हम ऐसे घटाते हैं, 6 में 6 जोड़िए 12, शेष कितना है 1 बचा शेष इसमें जोड़ दीजिए तो 9 1 10। अब यहाँ पे 8 है तो 8 तो ये वैसे पूरेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो 10 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 18 हो जाता है, तो 10 में 8 जोड़ दिए 18, एक जो शेष बचता है उसको इस पे ले आइए तो 1 1 2, तो 2 में कितना जोड़ेंगे 3 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 3 होगा, तो ऐसे भी आप घटा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ये अब कितना उसमें उतारेंगे 2। अब देखिए कितनी बार भाग जाता है, 196 है तो इसको लगभग 200 आप मान सकते हैं, तो 196 200 है यहाँ पे, तो ये है 1800 लगभग, तो 200 है तो 9 दूनी 18, 9 बार में तो ये पक्का लगेगा भाग। 9 6 54, 9 81 5 86, 9 आया 8 17। देखिए यहाँ 4 में कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12, 8 4 12, शेष 1 बचा तो शेष इसमें जोड़ देंगे 7, 7 5 12, यहाँ पे 8 में यहाँ पे 1 शेष बचा इसमें ले आएंगे तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8, 8 में 8 को 8 बनाने के लिए कितना जोड़ेंगे 0, 1 को 1 बनाने के लिए 0, तो यहाँ कितना बचा 58, यहाँ पे अब 0 उतारेंगे। और ये देख लीजिए कैसे हम घटाते हैं, इसमें जोड़ते हैं घटाते नहीं हम, आप लोग चाहे तो अपना घटा लीजिए, जैसे होता है वैसे कर लीजिए, नहीं तो एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ से 2 में से 4 घटाना है, तो 2 में से अगर 4 घटाएंगे तो वैसे तो घटेगा नहीं यहाँ पे क्योंकि ये 2 छोटा है 4 बड़ा है, तो 1 इसमें से लेंगे इसमें, तो 1 अगर पैसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 आता है, तो 10 2 12, 12 में से 4 गया 8। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 बचा, फिर 1 पैसा लेंगे तो 11, 11 में से 6 गया 5, यहाँ पे 8 में से 1 पैसा लिए तो यहाँ पे 7 बचा है, और 7 में से 7 गया 0, 1 में से 1 गया 0। अब देखिए जोड़ के कैसे घटाते हैं, अगर 4 में हम 8 जोड़ते हैं तो 12 हो जाता है। ठीक है, तो 4 में 8 जोड़ दिए तो 12, शेष 1 बचा वो 1 इस पे ले आएंगे 6 में, तो 6 में 1 जोड़ देंगे 7। ठीक है, 7 में अब कितना जोड़ेंगे कि ये 2 होगा, तो 7 तो अगर 2 होने के लिए तो कम से कम 12 करना ही पड़ेगा, तो 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12। ठीक है, तो 7 में 5 जोड़े तो 12, तो यहाँ 5 लिख दिए, यहाँ शेष 1 बचा है 12 का, तो वो शेष इस पे ले आएंगे तो 8 यहाँ पे हो जाएगा 7 के बदले में 8, तो 8 में कितना जोड़ेंगे कि 8 होगा, 8 में 0 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 1 में कितना जोड़ेंगे 1 होगा, 0 जोड़ेंगे तो ये तो दोनों 0 हो गया, ये हो गया 58। उसके बाद देखिए अब लास्ट अंक बचा है 0, 0 को उतार लेते हैं, तो 580 में 196 का भाग लगाएंगे कितनी बार लगेगा, देखिए 6 5 30, 9 5 45, 3 48, आप 5 कितना है 6 5 30, 9 5 45, 3 48, इसको 5 बार लगाइए, 6 5 30, 9 5 45, 3 48, यहाँ पे कुछ गलती हो रहा है क्या, यहाँ पे 9 बार दिए 196, यहाँ 12 में से 6 गया 2, 17 में से 9 8 17, में से 1 गया 1, उसके बाद 2, अब 9 बार लगाए 9 6 के 54, 9 81 या 5 86, 8 बचा 9 8 17, यहाँ 12 में से 4 गया 8, 11 में से 6 5 11, और उसके बाद ये तो पूरा कैंसिल हो गया, तो उसके बाद 0 उतारे हैं। ठीक है, तो 580 है, तो इसको अगर 5 बार लगाते हैं तो 6 5 30, 9 5 45, 3 48, और 5 4 9 हो जाता है, 6 5 30, 9 5 45, 3 48, 5 4 980। यहाँ पे कुछ गलत है क्या, 12 में से 8 गया तो 4 गया तो 8, 11 में से 6 गया 5, 1 सेकेंड, और 196 से भाग लगाना है, एक बार में लगाए 196, 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 186 बचा, अब 2 उतारेंगे,
9 बार भाग लगाएंगे, 9 छाके 54, 9 81 या 5, 81 5 86 और 9 है 8 17। यहाँ पर देखिए 12 में से 4 गया 8, 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया, 15 में से 6 गया तो 9। उसके बाद देखिए 7 में से 7 गया 0 0, अब सही है, यहाँ पे 0 उतारेंगे। तो अब देखिए इसको 5 बार लगाएंगे, पूरा पूरा कटेगा। 6 5 30, 9 5 45 3 48, अब 5 4 9। कभी कभी हो जाता है कैलकुलेशन में मिस्टेक। तो देखिए 196 से अगर भाग लगाते हैं 38 220 में, तो डायरेक्ट ये जाता है 195 बार में, एक ही बार में, ठीक है। तो इसमें एक ही स्टेप होगा, यहाँ पे अगर स्टेप लिखेंगे यहाँ पे तो इस फार्मूला पे, ठीक है। तो स्टेप चाहे 1 हो 2 हो 3 हो, उसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसको बैठा देते हैं। ये तो हो गया ए, ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका क्यूब और ये हो गया आपका आर। तो आर तो यहाँ पे 0 बचा, या ऐसे काट भी सकते हैं, नहीं तो इसके बदले में आप 0 भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखिए ए बराबर है 38 220 बराबर कितना से भाग लगाए थे, तो उसको बी मानेंगे, 196 से भाग लगाए थे। तो यहाँ पे लिखेंगे 196 गुने 195 बार में भाग लगाए थे। देखिए क्यूब है 195, आर कितना है 0 है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 0। तो आर बराबर 0 आ जाएगा तो स्टेप लिखना हम बंद कर देंगे, हो गया एचसीएफ। तो जो यहाँ पे अंतिम वाला बी होगा वो एचसीएफ होता है, तो ये एचसीएफ होगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, अतः 38 220 और 196 का HCF बराबर कितना हो गया 196 आंसर, ठीक है। ये आप साइड में लिख के अपना कर लीजिए। अगर डायरेक्ट आपको आता है तो डायरेक्ट भी आप इस फार्मूला पे उसको बैठा सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा 2 नंबर का सवाल था। अब ये 3 नंबर का सवाल बचा है, तो भले इसको आप लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसको मिटाते हैं अब हम। चलिए जी, अब तीसरा सवाल देखिए, इसी को 3 नंबर हम बना देते हैं। यहाँ पे फिर लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, आप लोग इसको लिख लीजिएगा नोटबुक में। उसके बाद देखिए तीसरा में कितना कहता है 867 और 255 का। तो इसमें जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे, जो छोटा होगा उसको बी मानेंगे। तो ए बराबर हो जाएगा 867 और बी बराबर हो जाएगा 255, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर स्टेप 1। तो स्टेप 1 में फिर वही फार्मूला यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं कोष्ठ में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, और नहीं लिखेगा तो भी काम चलेगा, ठीक है। अगर ज़्यादा अच्छा से लिखते हैं ये सब तो एग्जाम में ज़्यादा फुल मार्क मिलता है, ठीक है। ये नहीं भी लिखा तो कोई दिक्कत नहीं, ये लिख दीजिएगा, हो गया, ठीक है। तो देखिए अब है 867 और 255 का। तो ये हो गया, बी ये हो गया। तो अब देखिए 255 से कितनी बार भाग देंगे उसमें भाग जाएगा, तो लगभग ये 250 है। तो 2 दूनी 5, 3 बार में देते हैं। देखिए 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 3 दूनी 6 1 7, इसमें से घटाइए। 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 6 में 0 जोड़ेंगे 0, 7 में 1 जोड़ेंगे तो 1, कितना बचा 102 बचा, ठीक है। तो ये तो हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका क्यूब और ये हो गया आर, ठीक है। तो इस फार्मूला आप बैठाइए। अब 867 बराबर कितना है 255 गुने कितने बार लगाए थे 3 बार, शेष कितना बचा है 102। तो यहाँ पे लिखेंगे आर डज नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब है कि आर अभी 0 के बराबर नहीं हुआ है। तो 0 के बराबर अगर नहीं होगा तो बताए थे कि स्टेप चेंज करना है आपको। तो अगला स्टेप फिर लिखेंगे, स्टेप नंबर 2, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आप फिर ये फार्मूला लिख दीजिए, ए बराबर बी क्यूब प्लस
आर नहीं लिखेगा तो भी काम चलेगा। अब देखिए यहाँ पे तो शेष 0 नहीं बचा है, तो शेष 0 नहीं बचा है यहाँ पे, तो अब इसके लिए ए कौन सा हो जाएगा, देखिए अब ये 255 वाला यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ लिखते हैं हम 255 हो जाएगा ए इसके लिए। अब ये हो जाएगा बी, तो 102 हो गया बी, ठीक है 102 हो गया बी। तो भाग लगाते हैं, तो 102 दूनी 204, 2 बार लगाते हैं भाग, तो 204। यहाँ 5 में से 4 गया 1, यहाँ 5, ये 2 में से 2 गया 0 या कट गया, जो समझिए। तो उसके बाद देखिए फिर ये शेष 0 नहीं बचा यहाँ पे, ये तो हो गया अब ए इसके लिए, ये हो गया क्यूब, ये हो गया बी, ये हो गया आर, ठीक है। तो अभी भी शेष 0 नहीं बचा है, तो इस स्टेप में लिखेंगे ए अब कौन बन गया है 255 बराबर 102 गुनी कितनी बार भाग लगाए थे 2 बार, शेष कितना बचा 51। तो यहाँ फिर लिखेंगे r डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब अभी भी r 0 के बराबर नहीं हुआ है, तो फिर स्टेप चेंज करेंगे, जब तक कि r 0 नहीं हो जाएगा स्टेप हम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया, अब इसके लिए a कौन हो जाएगा 102 हो जाएगा, अब a, ये 51 बन जाएगा b, तो कितनी बार 51 दूनी 102 होता है, तो ये कट के 0 हो जाएगा, शेष 0 हो गया, ठीक है। तो अब a ये हो गया, q ये वाला हो गया, b ये वाला हो गया, r ये वाला हो गया, ठीक है। तो अब इसको फिर इसी फार्मूला पे लिखेंगे स्टेप 3, ठीक है, a बराबर b क्यूब प्लस r, ठीक है। तो a के जगह पर अब कितना लिखेंगे 102 बराबर 51 गुने 2 शेष 0 बचा है, तो r बराबर 0। तो बोले थे कि r बराबर अगर 0 हो जाएगा तो आपका HCF निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब लिख देंगे r बराबर 0 हो गया, तो ये वाला HCF होता है, ये लास्ट वाला b, नहीं तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो अंतिम में बचा है वो हुआ HCF। तो आप ये साइड में करके देख लीजिएगा, ये वाला जितना भी काम किए ये आप साइड में करके देख लीजिएगा कॉपी में या जहाँ पे आप कीजिएगा, साइड में करके देख लीजिएगा। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 151 गुने 2 तो 102 हुआ 0, तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एग्जाम में आपको ये वाला लिखना पड़ेगा, ये वाला लिखेगा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है, वो समझाने के लिए बताएं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे, अतः शेष तो 0 बच गया, अतः कितना का था 867 और 255 का HCF बराबर कितना आया 51। तो ये हो गया आपका आंसर। प्रश्नावली 1.1 का जो है 1 नंबर का जो सवाल था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से निम्न संख्याओं का HCF निकालिए, जिसमें कि आपको 3 सवाल था 135, 225 और दूसरा सवाल था 196 और 38, 220 और तीसरा सवाल था 867 और 255। तो इन तीनों का HCF बोला था निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, तो इन सब का HCF हम निकाल दिए हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो आपका प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर का सवाल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा सवाल इसमें देखते हैं क्या है आगे, फिलहाल आप ये लिख लीजिए, उसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा सवाल क्या है। आप लोगों के पास तो बुक होगा, मेरे पास बुक नहीं है। अब दूसरा सवाल है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यूब कोई पूर्णांक है। तो ये तो आप लिख लिए होंगे, इसको चलिए हम मिटाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं अगला सवाल क्या है दूसरा। यहाँ पे एक बार हम पूरा सवाल लिख देते हैं। दर्शाइए कि सवाल नंबर 2 है, शायद यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा। दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम
पूर्णांक। वैसे हम आपको बताए थे कि धनात्मक विषम पूर्णांक, ऋणात्मक विषम पूर्णांक ये सब क्या होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, उसके बाद है 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है, जहाँ क्यूब कोई पूर्णांक हो। ठीक है, तो सवाल आपका यह है। तो देखिए इसमें क्या करता है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यूब कोई पूर्णांक है। तो धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है, तो पहले ऐसे देखते हैं इसमें ये धनात्मक पूर्णांक है कि नहीं, उसे चेक करते हैं, उसके बाद इसको बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा आप समझिए। पहले आप ये देखिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक है कि नहीं। जैसे 6 क्यूब है प्लस 1 है, ठीक है, पहला कह रहा है ये जहाँ क्यू कोई पूर्णांक हो। तो अगर इस क्यू के जगह पर किसी भी पूर्णांक को हम रखते हैं, मान के चलिए पूर्णांक आपको बताए थे कि पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है जो दशमलव में नहीं होता है। ठीक है, और ये धनात्मक विषम पूर्णांक वाला पूर्णांक तो ऋणात्मक में भी होता है। जैसे देखिए पूर्णांक संख्या हम बताए थे, यहाँ पे 0 है, तो 0 के इस साइड 1 2 3 4 5, ये आप जहाँ तक लिख सकते हैं वो हो गया आपका धनात्मक पूर्णांक, यहाँ से यहाँ। ठीक है, अगर इस साइड हम आते हैं तो -1 -2 -3 -4, तो यहाँ भी आप इधर भी जहाँ तक आप लिख सकते हैं वो हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक दोनों टाइप का होता है, धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। पूर्णांक कहने का मतलब है कि वो संख्याएं दशमलव में नहीं होनी चाहिए। जैसे देखिए 5.4 है, 6.3 है, तो इनको हम पूर्णांक नहीं बोलेंगे। ठीक है, पूर्णांक चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, पूर्णांक होना चाहिए, वो हो गया पूर्णांक। तो इसमें धनात्मक विषम पूर्णांक का बात ये कर रहा है। धनात्मक विषम पूर्णांक में जैसे देखिए इधर तो ये ऋणात्मक हो गया, तो इसको तो छोड़ ही दीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक का ये बात कर रहा है। तो देखिए विषम तो 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद देखिए सम हो गया आपका 2, तो इसको तो छोड़ दीजिए, विषम का ये बात कर रहा है। 3 हो गया विषम, 4 तो सम है, 5 हो गया विषम। तो इसी की बात कर रहा हूँ। हम आगे देखते हैं कि इस कैसे करते हैं इसको। अभी इसको कुछ नोट नहीं करना, आपको बस समझा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, और यहाँ पे कहा है कि जहाँ क्यूब कोई पूर्णांक हो। ठीक है, तो अब मान के चलिए 6 क्यूब प्लस 1, तो क्यूब कोई पूर्णांक है तो मान के चलिए 6, और क्यूब की जगह पर कोई भी पूर्णांक, तो पूर्णांक मान के चलिए 1 लेते हैं। ठीक है, अब प्लस 1, तो 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 और जोड़ 1, तो ये कितना होता है, 7 होता है। तो ये तो विषम है ही। सवाल तो सही है कि 6 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है कि नहीं, तो इसको यही सिद्ध करना है। ठीक है, सवाल तो ये ठीक है कि ये तो विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक। जैसे देख लीजिए दूसरा है 6 क्यूब प्लस 3, और यहाँ पे सवाल में बोला है कि जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, तो क्यू की जगह पे कोई पूर्णांक रख के देखिए, मान के चलिए हम 3 रखते हैं, प्लस 3 करते हैं, तो 6 18 जोड़ 3, तो कितना होता है, 21 होता है। तो ये भी तो विषम ही है। पाँचवा देख लीजिए 6 क्यूब प्लस 5 है, 6 क्यूब प्लस 5, तो क्यू की जगह पर कोई भी पूर्णांक ले सकते हैं, मान के चलिए 4 लीजिए प्लस 5, तो 6 चौके 24 से 5 29, तो ये भी तो विषम ही है ना, धनात्मक विषम पूर्णांक। तो बस यही कह रहा है, इसको प्रूव करना है अब। ठीक है, तो समझ गए कि आप ये विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब इसमें एक बात आता है कि b का मान जब तक हम नहीं रखेंगे, और इसको बनाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से बनाएंगे, और इसमें b का मान रखने के लिए आता है कि वो हमको क्या रखना, वो दिमाग लगाना होता है। ठीक है, तो पहले देखिए धनात्मक विषम पूर्णांक की ये बात कर रहा है, तो पहले हम लिखते हैं अब यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक 2 4 5 लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इसमें b का मान क्या रखना है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, तो देखिए धनात्मक पूर्णांक हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ज़्यादा मत लिखिए, 8 तक लिखिए। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, 6 क्यूब प्लस, यहाँ आप देखिए 6 क्यूब प्लस 1 के रूप का होता है, 6 क्यूब प्लस 3 के रूप का होता है कि नहीं, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है कि नहीं। तो इसका कहने का मतलब है कि 6 के रूप में लिखना है हमको। जैसे देखिए इस a को हम लिख सकते हैं
6 गुने 0 जोड़ 1। तो देखिए अगर 6 में हम 0 से गुना करते हैं तो 0 होता है, और 0 में 1 जोड़ देते हैं तो 1 होता है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्यूब के जगह पे आप ये ले लीजिए क्यूब, तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि जहाँ क्यूब कोई पूर्णांक हो, और पूर्णांक में 0 भी आता है, ठीक है। तो 6 गुने 0, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6, 0 की जगह पे क्यू लिख सकते हैं। यहाँ 0 की जगह पे 1 आ सकता था, 2 आ सकता था, उसी के बदले हम क्यू लिखे हैं, ठीक है, +1, ठीक है। दूसरा देखिए, अगर हम 6 में 0 से गुना करते हैं तो 0, 2 जोड़ देते हैं तो 2 हो गया ये वाला। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 क्यूब +2। और ये क्यूब क्यों लिखे हैं? क्योंकि ये क्यूब की जगह पे ये 0 है। यहाँ पे बोला भी है कि जहाँ क्यूब कोई पूर्णांक हो और 0 भी पूर्णांक होता है। और हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं 6 के रूप में, इसको इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ सवाल में कह रहा है कि 6 क्यूब +1, 6 क्यूब +3, 6 क्यूब +5 के रूप का होता है जहाँ क्यूब कोई पूर्णांक हो, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 0 +3। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 क्यूब +3। वैसे अगला देखिए 6 गुने 0 या +4, तो ये हो गया 6 क्यूब +4, ठीक है। उसके बाद अगला देखिए 6 गुने 0 +5, तो ये हो गया 6 क्यूब +5, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला है 6, तो इसको 6 के रूप में लिखना है हमको, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 1, तो 6 होता है, इसमें 0 जोड़ेंगे तो 6 ही हुआ। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 क्यूब +0 करेंगे तो चाहे 0 लिखिए आप ना लिखिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 क्यूब, ठीक है। शायद आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा होगा, देखते हैं 6, उसके बाद गुने 1 प्लस में 1, तो 6 गुने 1 तो 6 हुआ, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 7 हो गया, तो ये 7 के बराबर है, तो ये हो गया 6 क्यूब +1। इसी तरीके से देखिए 6 गुने 1 +2, तो 6 जोड़ 2 कितना हुआ 8, तो इसको लिख सकते हैं हम 6 क्यूब +2। तो ये बस आपको समझाने के लिए था कि ये 6 क्यूब के रूप में ही बोल रहा है, तो 6 क्यूब के रूप में हम किसी भी संख्या को कैसे लिख सकते हैं। और इसमें देखिए अब क्या कह रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक, इसमें से विषम छांटिए। विषम है 1, 3, 5, 7, ये सब क्या है विषम है, ठीक है ना। धनात्मक विषम पूर्णांक का ये बात कर, धनात्मक विषम पूर्णांक में कौन कौन सा है 6 क्यूब +1, 6 क्यूब +3, 6 क्यूब +5, उसके बाद है 6 क्यूब +1, तो ये सब तो आ ही जाता है, तो इसीलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6 क्यूब वाला संख्या, ठीक है। अब देखिए ये तो था आपको समझने के लिए, आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं साइड में। तो इसीलिए यहाँ पे अब लिखेंगे हल लिखेंगे, वो सारी कहानी आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब असली सवाल का हल यहाँ शुरू होता है। यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। आप चाहे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो डेफिनेशन होता है वो भी लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का फॉर्मूला होता है a बराबर b क्यूब +r। इसका कंडीशन होता है कि जहाँ क्या हो r जो हो 0 से बड़ा या बराबर हो r, और b से हमेशा छोटा हो, ठीक है। तो इस टाइप के सवाल में बस दिक्कत ये होता है कि b का मान हमको मानना पड़ता है, अपने मन से क्या मानेंगे, ठीक है। तो इसमें तो देखिए 6 क्यूब के रूप का कह रहा है, तो b का मान हम इसमें क्या मान सकते हैं, b का मान इसमें हम 6 मान लेंगे, क्योंकि संख्या का रूप 6 क्यूब के रूप का है। और देखिए यहाँ पे भी देखिए 6 क्यूब +1, 6 क्यूब +2, तो जब तक b का मान हम 6 के रूप में इसको नहीं लिखेंगे तो ये सवाल सीधी नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए इस सवाल में सिर्फ दिमाग लगाना है कि b का मान हमको मानना क्या है। तो देखिए आगे, तो माना b बराबर 6 मान लिए, ठीक है। तो b बराबर 6 मानेंगे तब क्या होगा ये वाला, तो इसमें देखिए a बराबर हो जाएगा, b का मान 6 माने तो 6 क्यूब +r, इसमें भी बैठा दीजिए वही मान, तो r जो है 0 से बड़ा या बराबर है, r लिख देंगे। यहाँ पे b का मान 6 लिए थे, ठीक है। तो b का मान ये 6 है, b का मान अगर 6 लिए थे तो देखिए r का मान क्या क्या हो सकता है,
यहाँ पे तो बोल रहा है कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन b से छोटा होना चाहिए। तो 6 से तो छोटा होगा r का मान, तो r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि b से छोटा होना चाहिए r का मान। तो ये सब हो गया r का मान। अब इस मान को रख के देखते हैं कि ये सवाल सब हर एक मान को रखना पड़ेगा केस बना के, जैसे उसमें स्टेप बना के लिखते थे, इसमें केस बना के लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे केस फर्स्ट। ठीक है, और इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, क्योंकि अगर 1 नहीं मानिएगा तो यहाँ पे बार बार लिखना पड़ेगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। ठीक है ना, तो यहाँ पे केस 1, जब r बराबर 0 हो तो, अगर r 0 होगा तो इसमें क्या होगा मान वो देखते हैं रख के। तो r बराबर 0 हो तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, a बराबर 6 क्यूब, r का मान 0 रख देते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर, वैसे आप नीचे में लिखिएगा, यहाँ जगह नहीं इसीलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो गया a बराबर 6 क्यूब। ठीक है, तो 6 क्यूब, तो ये कह रहा है दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक। तो ये देखिए 6 क्यूब सम पूर्णांक है, क्योंकि 6 क्यूब में अगर हम भाग लगाते हैं 2 का तो 2 तिया 6 भाग चला जाता है, तो ये हो गया सम पूर्णांक। तो ये तो नहीं होगा, तो इसको यहाँ पे नहीं लिखना है, बाद में लिख देंगे, जो सम होगा जो विषम होगा उसको छांट के लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए केस 2, दूसरा केस में देखिए यदि r बराबर 1 हो तो 0 तो रख के देख लिए, अब 1 का मान रखते हैं। देखिए तो यहाँ पे फिर लिखेंगे वही बात, समीकरण 1 से, वहाँ जो समीकरण बनाए समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या है, a बराबर 6 क्यूब, r का मान क्या, a बराबर 6 क्यूब प्लस r, तो r का मान यहाँ पे a रखेंगे। ठीक है, 1 रखेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं, ये तो a बराबर कितना हो गया, a बराबर ये हो गया 6 क्यूब प्लस 1। ठीक है, 6 क्यूब प्लस 1, तो ये तो देखिए ये विषम है। ठीक है, क्योंकि 6 क्यूब प्लस 1 में अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो 2 से भाग 6 में चला जाता है, लेकिन 1 में नहीं जाता है, तो दोनों में भाग जाना चाहिए, तब ये सम पूर्णांक होगा, नहीं तो ये विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं, इसको अभी नहीं लिखना है। ठीक है, समझाने के लिए था। अब देखिए समीकरण केस 2, उसके बाद देखिए केस 3। तीसरा केस में देखिए यदि r का मान 2 हो तो समीकरण 1 से। ठीक है, तो 6 क्यूब a बराबर 6 क्यूब प्लस r का मान, देखिए a बराबर 6 क्यूब प्लस r का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, तो देखिए तो ये कितना हो गया, 6 क्यूब प्लस 2। ठीक है, ये देखिए 6 क्यूब प्लस 2, इसमें अगर 2 का भाग लगाते हैं तो देखिए दोनों में भाग चला जाता है, 6 क्यूब में भी भाग चला जाता है और 2 में भी भाग चला जाता है। नहीं तो इसको देखिए इसे कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ कितना बचेगा, 3 क्यूब प्लस 1/2, यहाँ 2 से भाग चला जाएगा इस 2 में। ठीक है, तो ये तो हो गया धनात्मक सम पूर्णांक, ये भी सम पूर्णांक नहीं है। ठीक है, ये चेक करने के लिए बताए थे, इसको लिखना नहीं। ठीक है, उसके बाद देखिए केस 4, r का मान कितना तक रखें, यहाँ पे r का मान 2 तक रखें, अभी ये 3, 4 और 5 ये सब रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे यदि केस 4 यहाँ पे दे दीजिए। ठीक है, यहाँ पर दे दीजिए केस 4, r बराबर 2 रखे थे, तो r बराबर अब रखते हैं हम 3। ठीक है, तो समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या था, a बराबर 6 क्यूब प्लस r था, तो r का मान 3 रखेंगे। तो देखिए ये विषम धनात्मक पूर्णांक है, वो कैसे, देखिए 6 क्यूब प्लस 3 में अगर 2 का हम भाग लगाएंगे, 6 क्यूब प्लस 3 है यहाँ पे। ठीक है, 6 क्यूब प्लस 3 में अगर 2 का भाग लगाएंगे हम तो भाग नहीं जाएगा। देखिए कैसे, 6 क्यूब
प्लस 3, ठीक है। इसमें आप भाग लगाइए 2 का, ठीक है। तो 2 से तो भाग इस 6 में चला जाएगा, लेकिन इस 3 में नहीं जाएगा। नहीं तो देखिए कॉमन लेके देखिए, इसमें कॉमन आ जाएगा, 3 आ जाएगा कॉमन दोनों में। तो 3 यहाँ कॉमन लेंगे तो यहाँ 2, यहाँ 1, तो 2 से भाग तो नहीं जाता है 3 में, यहाँ 6 में चला जाता है, 3 में नहीं जाता है। तो ये हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक। बस ये चेक कर करके आपको बताने, क्योंकि बाद में लिखना पड़ेगा लाइन के अंदर यह धनात्मक विषम पूर्णांक है कि सम पूर्णांक है। उसके बाद देखिए केस नंबर कितना लिखेंगे अब 5। आर का मान 3 तक रखे हैं, आर का मान अब रखेंगे 4, ठीक है। तो केस 4 में अगर आर का मान रखेंगे इतना 4, तो समीकरण 1 से a बराबर 6 क्यूब प्लस 4। तो ये तो धनात्मक विषम पूर्णांक था। 6 क्यूब प्लस 4 ये क्या है, 6 क्यूब प्लस 4। देखिए 2 से भाग लगाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, दोनों में भाग चला जाता, तो ये धनात्मक सम पूर्णांक है, ठीक है। अब देखिए 4 तक मान रख दिए हैं आर का, 4 तक। अब अंतिम मान रखना है, आर का मान 5 रखना है, ठीक है। तो अब लिखेंगे केस नंबर 6, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे आर बराबर 5 हो तो, ठीक है। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं आर बराबर 5 हो तो, यहाँ पे जगह नहीं था, आप लिख लीजिएगा, नहीं भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद देखिए समीकरण लिख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। समीकरण 1 से, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अब a बराबर 6 क्यूब प्लस 5। देखिए समीकरण 1 में यहाँ है 6 क्यूब प्लस r, इसको हम समीकरण 1 माने यहाँ पे, ठीक है ना। तो समीकरण 1 माने तो 6 क्यूब, r का मान कितना रखे हैं 5 रखे हैं, ठीक है। तो देखिए 6 क्यूब प्लस 5 में अगर हम 2 से भाग लगाते हैं तो 6 में तो भाग चला जाता है, इसमें 6 में 2 तिहाई 6, 5 में भाग नहीं जाता है। तो ये हो गया धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें से क्या रहता सवाल में, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक हो। तो यही दर्शाने के लिए बोल रहा था। तो इसमें से अब जो विषम है उसको छांट लेंगे, जो सम है उसको छोड़ देंगे। तो इसको मिटा देते हैं, अब हम इसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब देखिए अब यहाँ पे लिखेंगे 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, यही है ना विषम। 6 क्यूब तो सम है, 6 क्यूब प्लस 1 एक ये वाला एक विषम है। उसके बाद 6 क्यूब प्लस 2 ये तो सम है क्योंकि इसमें 2 से भाग जाता है। उसके बाद देखिए 6 क्यूब प्लस 3 ये विषम है क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता। उसके बाद देखिए 6 क्यूब प्लस 4 ये तो सम है क्योंकि इसमें 2 का भाग चला जाता है दोनों में। अब देखिए ये क्या है, 6 क्यूब प्लस 5 ये है विषम क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाता है। सम विषम तो आप जानते होंगे, जिसमें 2 से पूरा जिसमें भाग लग जाता है वो सम होता है, जिसमें 2 से पूरा भाग नहीं लगता वो विषम होता है। तो उसी बेस पे इसको लिखेंगे 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, 2 से विभाजित नहीं है, ठीक है, नहीं है। अतः ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। तो ये लिख देंगे तो हो गया आपका सवाल कंप्लीट। तो ये सवाल ज़्यादा लंबा है तो आपके बुक में इसका इस टाइप के सवाल का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है और आगे 2 सवाल इस टाइप का और है, 2 सवाल इसी टाइप का है, ठीक है। तो ये सवाल आप लोग अच्छा से बना लीजिए। वैसे अभी ये सवाल लंबा लग रहा होगा लेकिन इसमें कुछ नहीं, 3-4 सवाल बनाइएगा आप तो ये बस आपको स्टेप याद हो जाएगा, मतलब कैसे कैसे लिखना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लिख देंगे पहली बार, ठीक है, उसका फार्मूला लिख देंगे। उसके बाद आर का मान देख लेंगे कि कहाँ तक जाता है। उसके बाद सारा केस बना के इसमें लिख देंगे और सवाल को बना लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको बनाना है अच्छा से सीखना है तो आपके बुक में
एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। जैसे हम दे देते हैं आपको SW, ठीक है, होमवर्क जिसको बोलते हैं। अगर आपको बनाना होगा तो आप बना सकते हैं, बना के आप कमेंट कीजिएगा किस किस का बना है, किस किस का नहीं बना है। बाकी इसमें 3 सवाल शायद और बचा है इस चैप्टर में, तो वो कल कराएंगे, ठीक है। ज़्यादा ये लंबा सवाल है, ज़्यादा बताएंगे तो बाहर चला जाएगा। अब देखिए आपके बुक में एग्जाम्पल में है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 6³ + 1 6³ + 3 के रूप का होता है कि नहीं। चलिए ये सवाल दे देते हैं आपको। ये आपके लिए क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4³ + 1 4³ + 3 के रूप का होता है, जहाँ Q कोई क्या हो, पूर्णांक हो। तो इसको आप लोग बनाइएगा घर पे, जैसे वो सवाल बताए थे उसी टाइप से होगा। इसमें b का मान 4 रखेंगे क्योंकि ये 4 के रूप का है, ठीक है ना। अगर नहीं बनेगा तो कल ये बनवा देंगे, ठीक है। तो ठीक है, ये सवाल आप लोग बनाइएगा अपने से, ठीक है। नहीं बनेगा तो कल हम बनवा देंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, और इस चैप्टर का कल हम थ्योरी का क्लास दिए थे, ठीक है। अगर वो वीडियो कोई नहीं देखे हैं तो इस चैप्टर में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो आप उस वीडियो को पहले जा करके देख लीजिए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आज के क्लास में इतना ही, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।